नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ाकू पर। तो आज के इस वीडियो हम देखने वाले हैं कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर जो कि करंट से रिलेटेड है। पिछले दिनों में बहुत ही चर्चे में रहे हैं और ये इम्पोर्टेंट है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, क्योंकि इनसे रिलेटेड करंट से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं कुछ। ये पहला फैक्ट देखते हैं, हरित पथ। हरित पथ ये एक विशेष मोबाइल ऐप है जो कि हरित राजमार्गों के निर्माण की सुविधाओं से जुड़ी सूचनाओं को देगा। यानी कि हरित पथ नाम का एक विशेष मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है जो कि हरित राजमार्गों के निर्माण की सुविधाओं से जुड़ी सूचनाओं को हमें प्रदान करेगा। जो हरित राजमार्ग बनाए जा रहे हैं, नेशनल हाईवेज, कुछ ऐसे मार्ग बनाए जा रहे हैं जो पूरी तरह से हरित होंगे, यानी कि पेड़ पौधे उस पर लगाए जाएंगे, उसके किनारे किनारे पेड़ पौधों को लगाया जाएगा। ऐसी योजना अभी यूपी सरकार द्वारा भी लाई गई है जिसे हरित पथ नाम से जाना जाएगा। तो एक इसीलिए हरित पथ को लेकर हरित पथ के लिए एक विशेष मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया। एक ऐप है जो सारी सुविधाओं से जुड़ी जानकारी व सूचना हमें प्रदान करेगा। अगला फैक्ट देखते हैं, ताइवान से रिलेटेड ये फैक्ट है। ताइवान ने हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर भारत की तरह चीन ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिए। भारत ने पिछले दिनों में कई सारे सुरक्षा को लेकर, जो साइबर सुरक्षा है उसको लेकर भारत ने कई सारे चाइनीज ऐप पर बैन लगाया, जिसमें कुछ बहुत ही फेमस जैसे टिकटॉक हो गया, ऐसे कई सारे ऐप शामिल हैं जिन्हें भारत ने बैन कर दिया था। उसी तरह से ताइवान ने भी हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर भारत की तरह ही चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो पूछा जा सकता है कि भारत की तरह किस देश ने जो चाइनीज ऐप है उन पर बैन लगाया। तो ताइवान एक ऐसा देश और भी है जिसने भारत की तरह चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया है। और पिछले दिनों चर्चा में रहा, अमेरिका ने भी कई सारे ऐप्स पर, जो चाइनीज ऐप है उन पर प्रतिबंध लगाया है। तो अगला फैक्ट हम देख लेते हैं, बुंदेलखंड। तो बुंदेलखंड से रिलेटेड ये फैक्ट है। तो बुंदेलखंड यूपी में पड़ता है और बुंदेलखंड जो जैसे जालौन है, बांदा है, हमीरपुर है, ये सारे जो डिस्ट्रिक्ट हैं ये बुंदेलखंड में आते हैं। तो बुंदेलखंड में जल संकट की समस्या को दूर करने हेतु यूपी सरकार द्वारा इजराइल से सहयोग के लिए पैक्ट किया गया है। पूछा जा सकता है यूपी सरकार ने जल समस्या को, जल संकट को दूर करने के लिए किस देश से अपना पैक्ट किया है, तो बता सकते हैं इजराइल से। तो जो यूपी सरकार है, अगर उसके मुख्यमंत्री की बात करें तो श्री आदित्यनाथ योगी हैं और राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल हैं। तो इम्पोर्टेंट है, आप ये भी याद रखिए। और जो इजराइल है उससे, जो कि एक भारत का मित्र राष्ट्र है, और इससे यूपी सरकार ने जल संकट को दूर करने के लिए एक पैक्ट बनाया है। अगला हम देख लेते हैं, इम्पोर्टेंट फैक्ट है और करंट से रिलेटेड है और इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये एग्जाम में ये ऐसे सारे बहुत सारे करंट अफेयर जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो देख लेते हैं हम, नमत बसई कार्यक्रम क्या है। तो देश के पूर्ण साक्षर राज्य केरल द्वारा जनजातीय बच्चों को उनकी मातृभाषा में पढ़ाने हेतु शुरू किया गया है। जो नमत बसई कार्यक्रम नाम से जो जो केरल राज्य है वहाँ पर, और बात करें केरल राज्य जो कि पूर्ण देश का पूर्ण साक्षर राज्य है, और इसमें अगर सबसे ज़्यादा साक्षर जिले की बात करें तो यहाँ का एक जिला है एर्नाकुलम, जो कि पूरे भारत में सबसे साक्षर राज्य है, और केरल जो कि सबसे साक्षर राज्य है। और जो एर्नाकुलम है वो सबसे बड़ी या सबसे पूरी तरह के जो 99% उसमें साक्षर लोग हैं। तो वो एर्नाकुलम हो जाएगी, जो एर्नाकुलम नाम की डिस्ट्रिक्ट है जो कि केरल में पड़ती है। तो देश के पूर्ण साक्षर राज्य केरल द्वारा ये नमत बसई कार्यक्रम, इसे इसका नाम आप जरूर याद रखिए। जो नमत बसई कार्यक्रम है वो केरल सरकार द्वारा जनजातीय बच्चों को उनकी मातृभाषा में पढ़ाने हेतु शुरू किया गया। यानी कि जो जनजातीय बच्चे होते हैं, जो आदिवासी हों, उनकी खुद की जो मातृभाषा होती है उसी में उसे पढ़ाने की व्यवस्था केरल राज्य द्वारा एक नमत बसई कार्यक्रम के द्वारा की गई है। तो आप इसका नाम याद रखिए क्योंकि ये इम्पोर्टेंट हो सकता है, क्योंकि शिक्षा से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं और ये इम्पोर्टेंट है, तो इसे भी आप याद रखिए। और भी शिक्षा से रिलेटेड जितने भी, जैसे मनोदर्पण ऐप है, ये भी एक शिक्षा से रिलेटेड ऐप है। तो सारे ऐप जो भी अलग अलग राज्यों ने अपने अपने यहाँ पर या पूरे देश के लिए जो लॉन्च किए गए हैं उन्हें आप जरूर याद रखिए।
अगला देख लेते हैं जो फैक्ट है, इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन पर महिला विश्व और प्रौद्योगिकी शिखर बैठक का किया जाएगा, यानी कि जो विश्व प्रौद्योगिकी शिखर बैठक का आयोजन किया जाना है अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन, जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन है उसके द्वारा। तो कोरोना महामारी के दौरान होने वाली इसकी वर्चुअल बैठक को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा संबोधित किया जाएगा। तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का जो पहला विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन है, उसका संबोधन किसके द्वारा किया जाएगा? तो इसका जो संबोधन है वर्चुअली रूप से, ये बैठक वर्चुअली होगी क्योंकि कोरोना के कारण। तो इसका जो बैठक में हिस्सा लेंगे वो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसे संबोधित करेंगे, याद रखिए आप। अगला फैक्ट देख लेते हैं हम। अगला फैक्ट है नंदी फाउंडेशन। तो नंदी फाउंडेशन क्या है? ये हैदराबाद स्थित इस गैर लाभकारी संगठन को सराहनीय संरचनात्मक कार्य होती अमेरिकी रॉक फेलर फाउंडेशन द्वारा फूड सिस्टम विजन 2050 अवार्ड हेतु चुना गया है। तो एक नंदी फाउंडेशन है जो कि हैदराबाद में है। ये एक गैर लाभकारी संगठन है जिसने फूड के क्षेत्र में बहुत सारे सराहनीय कार्य किए हैं। तो इसे अमेरिकी रॉक फेलर फाउंडेशन द्वारा फूड सिस्टम विजन का जो अवार्ड है वो प्रदान किया जाएगा, उसके लिए इसे चुना गया है। तो इम्पोर्टेंट है, आप याद रखिए नंदी फाउंडेशन। अगर पूछा जा सकता है नंदी फाउंडेशन क्यों चर्चे में है, तो अमेरिकी रॉक फेलर फाउंडेशन द्वारा इसे फूड सिस्टम विजन 2050 अवार्ड हेतु चुना गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला जो फैक्ट है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, उसे भी हम देख लेते हैं। सोबा रिग्या क्या है? सोबा रिग्या तो यह एक प्राचीन बौद्ध चिकित्सा पद्धति है जिसे अमूर्त धरोहर वर्ग में शामिल करने हेतु भारत सरकार द्वारा आवेदन किया गया है। तो अमूर्त धरोहर वर्ग में शामिल करने के लिए इस चिकित्सा पद्धति को शामिल करने के लिए भारत ने आवेदन किया है। तो यह एक क्या है? यह एक प्राचीन बौद्ध चिकित्सा पद्धति मानी जाती है। आप याद रखिए, भारत ने पूछा जा सकता है कि भारत सरकार ने किस अमूर्त धरोहर वर्ग में किसे शामिल करने के लिए आवेदन किया है? तो सोवा रिग्या नाम की एक प्राचीन बौद्ध चिकित्सा पद्धति है जिसे भारत सरकार ने अमूर्त धरोहर वर्ग में शामिल करने के लिए आवेदन किया है। लेकिन इसमें जो चाइना है, चाइना का कहना है ये पद्धति हमारी है, वो इसमें टांग अड़ा रहा है क्योंकि चाइना का दावा है कि जो सोवा रिग्या पद्धति है वो उनके देश की है, लेकिन जो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन भारत ने इसके लिए आवेदन किया है अमूर्त धरोहर वर्ग में शामिल करने के लिए। तो ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये विवादास्पद है, इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो सकती है क्योंकि चीन इस पर आपत्ति जता रहा है। अगला फैक्ट है अर्थ ओवरशूट डे। तो 2020-22 अगस्त को मनाया गया है। ये प्राकृतिक संसाधनों के उपभोग को सूचित करता है। तो अर्थ ओवरशूट डे कब मनाया जाता है? तो पूछा जा सकता है 22 अगस्त को इसे मनाया गया और ये प्राकृतिक संसाधनों के उपभोग को सूचित करता है। अगला फैक्ट देख लेते हैं जैविक खेती। तो जैविक खेती होती क्या है? तो जैविक खेती ऐसी खेती होती है जो पर्यावरण में संतुलन बनाए रखती है, यानी कि पर्यावरण, जल, भूमि और पर्यावरण को बिल्कुल संतुलित रखती है। तो जैविक खेती ऐसी खेती होती है जिसमें रसायन का प्रयोग ना के बराबर अथवा आवश्यकता अनुसार किया जाता है। ये रसायन की अपेक्षा सस्ती व स्वावलंबी व स्थायी खेती होती है। तो जैविक खेती की दृष्टि से सिक्किम दुनिया का पहला राज्य है। जो भारत का सिक्किम राज्य है वो दुनिया का पहला राज्य है जो जैविक खेती के लिए जाना जाता है, जबकि जैविक खेती के अंतर्गत भारत का क्षेत्रफल में विश्व में 9वां स्थान है। तो ये दोनों ही इम्पोर्टेंट प्रश्न पूछा जा सकता है। जैविक खेती के क्षेत्र में भारत क्षेत्रफल की अगर बात करें तो विश्व में कितना स्थान रखता है? तो इसका स्थान 9वां है, जबकि जो जैविक दृष्टि से, अगर जैविक खेती की दृष्टि से हम सिक्किम को देखें तो दुनिया का पहला राज्य है। तो दोनों ही इम्पोर्टेंट है, तो आप जरूर याद रखिए। और जैविक खेती के बारे में कई सारे प्रश्न पूछे जा सकते हैं क्योंकि जैविक खेती पर्यावरण के अनुकूल है। तो पर्यावरण से रिलेटेड कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आप इसे जरूर याद रखिए। यदि इस वीडियो में सारे के सारे करंट अफेयर जितने भी हमने शामिल किए यदि आपको पसंद आए हों तो वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।